हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to talk about a novel written by Anita Desai, Clear Light of Day. So in this video we're going to look at short summary, we'll talk about author and also important questions along with the answer. So Anita Desai is an Indian novelist and as a writer she has been shortlisted for the Booker Prize 3 times. Her other work include The Peacock, Voice in the City, Fire on the Mountain, Games at Twilight. Okay, now let's see the summary of this novel. So this novel actually explores the complexities of family relationship and the impact of the past on the present. तो ये नॉवल फैमिली के बारे में है, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उसके बारे में है और कैसे यही सारे इश्यूज जो पास्ट में हुए रहते हैं उसका असर प्रेजेंट पे पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस नॉवल में डिस्कस की गई है. सो द स्टोरी इज सेट इन ओल्ड दिल्ली, इंडिया एंड रिवॉल्व अराउंड द दास फैमिली. ये पूरी स्टोरी किसके बारे में है? दास फैमिली के बारे में है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन के बारे में, जिसका नाम है बिमला, राजा, तारा और बाबा. तो बिमला जो है सबसे बड़ी है, शी इज़ द एल्डेस्ट सिस्टर. उसके बाद में है राजा, फिर तारा और सबसे जो छोटा है वो है बाबा. तो इस नॉवेल में 4 पार्ट्स हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो एकदम जो प्रेजेंट कंडीशन है उनकी वो दिखाता है और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उनको पास्ट में लेके जाता है, वो पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं. पास्ट मतलब उनका एडोलेसेंस पीरियड. और जो थर्ड पार्ट है वो और पीछे ले जाता है उनका चाइल्डहुड. और फिर जो लास्ट पार्ट है फिर से उनको उसी करंट सिचुएशन में ला के रखता है. तो बिमला जो है सबसे बड़ी बहन है, वो हिस्ट्री की टीचर है और वो अपने पुराने घर में ही रह रही है, मतलब अपने मायके में ही रह रही है अभी तक. बिमला के बाद है राजा, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर है लेकिन वो अपने फैमिली से दूर रहता है. पहले राजा और बिमला का रिलेशन बहुत अच्छा था, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उसके बाद उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिर जो तीसरे नंबर पे है वो है तारा, इनकी यंगेस्ट सिस्टर. इसकी शादी हो चुकी है एक अमेरिका के इंडियन एम्बेसडर के साथ जिसका नाम है बकुल. और जो सबसे छोटा है वो है बाबा, जो कि मेंटली डिसेबल्ड है और वो बिमला के साथ रहता है, बिमला ही उसका देखभाल करती है. तो नॉवेल के फर्स्ट पार्ट में दिखाते हैं कि राजा की जो बेटी है उसकी शादी होने वाली है और राजा अपने दोनों बहनों को इनवाइट्स भेजता है. तो इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए तारा अपने हस्बैंड बकुल के साथ वॉशिंगटन से इंडिया आती है. वो वॉशिंगटन में ही रहती है क्योंकि जो उसका हस्बैंड है अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर है. तो ये लोग इंडिया आते हैं और बिमला के घर पर रुकते हैं. फिर बिमला और तारा एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं और इस पर तारा बिमला को पूछती है कि क्या तुम राजा के बेटी की शादी में चलोगी. तो यहाँ पर बिमला उसे साफ मना कर देती है कि वो उस शादी में नहीं जाएगी. तो यहाँ पर बिमला गुस्सा हो जाती है, उसे कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है. पहले तो बिमला और राजा के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी लेकिन अब वो बॉन्डिंग नहीं रही है. तो इसके पीछे जो रीज़न था वो राजा का एक लेटर था. बिमला वो लेटर तारा को दिखाती है जिसमें राजा ने लिखा था कि वो उस घर का रेंट नहीं इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा नहीं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा जो है वो लैंडलॉर्ड हैदर अली उसकी बेटी के साथ शादी कर लेता है और लैंडलॉर्ड के डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है. तो वो अपनी बहन को लेटर लिखता है कि वो रेंट लेगा लेकिन रेंट को इंक्रीज नहीं करेगा. तो उस लेटर से बिमला उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बात करना छोड़ देती है. उन दोनों के बीच में फिर कोई कांटेक्ट नहीं रहता. तो फर्स्ट पार्ट उनका प्रेजेंट सिचुएशन दिखाया था. अब जो सेकेंड पार्ट है उनका एडोलेसेंस पीरियड को दिखाएगा. तो ये 1947 की बात है. राजा और बिमला के बीच में अभी बॉन्डिंग है. ये लोग एक किराए के घर में रहते हैं जिसका लैंडलॉर्ड था हैदर अली. राजा को उर्दू लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट था और उसके इस इंटरेस्ट ने हैदर अली को राजा की तरफ अट्रैक्ट किया. हैदर अली राजा को अपने घर बुलाने लग गया. उर्दू पोएट्स की कई सारी कलेक्शन उसको दिखाता था, उसे देता भी था. राजा को ये सारी बातें भी अच्छी लगने लगी. उसने हिंदी के बदले उर्दू लैंग्वेज को अपना प्राइमरी लैंग्वेज चूज किया और इस्लामिक कॉलेज में पढ़ने लगा. इसी पीरियड में इनके जो पेरेंट्स है उनका डेथ हो जाता है. उनकी मदर का डेथ इलनेस के वजह से होता है और फादर का एक्सीडेंट से. इनके साथ इनकी एक मासी भी रहती थी जो बचपन से इनके साथ थी. इनकी मासी का उनके इन लॉज के साथ अच्छे टर्म्स नहीं थे. इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और वो भी इन लोगों पर ध्यान नहीं दे पाती है ज़्यादा. और फिर कुछ दिनों के बाद सबको ये पता चलता है कि राजा को ट्यूबरक्लोसिस हो गया क्योंकि वो कई दिनों से बीमार था. जब फिर टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है. तो इस पीरियड में बिमला ने राजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उसकी जो दूसरी बहन है तारा, वो ज़्यादातर अपने नेबर्स के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी जो थे मिश्रास, क्योंकि उसको उनके घर की कंडीशन अपने घर के कंडीशन से ज़्यादा बेटर लगती थी. तो उसे वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट मिलता था. और तारा को बकुल भी वहीं मिलता है. इन लोग का रिलेशन आगे बढ़ने लगता है लेकिन बिमला उसे मना करती है कि वो बहुत ही एरोगेंट है, उससे दूर रहो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन तारा बिमला की एडवाइस को इग्नोर करके बकुल से शादी करके दूसरे शहर चली जाती है. फिर मीरा मासी का भी डेथ हो जाता है एक्सेस अल्कोहलिज्म के वजह से.
कुछ टाइम पास होता है और फिर राजा भी अपने ट्यूबरक्लोसिस से रिकवर कर लेता है और वो हैदराबाद चला जाता है हैदर अली से मिलने। हैदर अली पहले ओल्ड दिल्ली में ही रहता था, लेकिन रिलीजियस टेंशन के वजह से उसे हैदराबाद जाना पड़ता है। तो राजा का हैदर अली की बेटी के साथ अफेयर था, तो जब वो हैदराबाद पहुंचता है तो उससे वो शादी कर लेता है और कुछ दिनों के बाद हैदर अली का भी डेथ हो जाता है। तो उसके डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो राजा के पास आ जाती है, इसलिए वो बिमला को लेटर लिखता है कि वो घर का रेंट नहीं बढ़ाएगा। अब पार्ट 3 में स्टोरी और पीछे जाती है। पार्ट 2 में इनका एडोलेसेंस पीरियड दिखाया गया है और पार्ट 3 में इनका चाइल्डहुड दिखाया जाएगा। यहाँ पे तीनों भाई बहन बिमला, राजा और तारा अपने होने वाले भाई बाबा का वेट करते हैं। जब बाबा पैदा होता है, जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि ये मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसके पेरेंट्स मीरा मौसी को बुलाते हैं ताकि वो बच्चे का भी ध्यान रख पाए। तो इन बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो अपने में ही मस्त रहते थे, बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रखते थे। इस वजह से जो मीरा मौसी है इनके क्लोज आ चुकी थी थोड़ी। यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे बिमला और राजा एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, एक दूसरे के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और वो लोग तारा को टीज करते थे, चिढ़ाते थे, उनको अपने ग्रुप से एक्सक्लूड किए रहते थे। फिर जो 4th पार्ट है उसमें फिर से प्रेजेंट डे को दिखाते हैं, जहाँ पे तारा और बिमला एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तारा उसके घर पर आई रहती है राजा की बेटी की वेडिंग को अटेंड करने के लिए। बिमला से बात करके तारा को रियलाइज होता है कि बिमला ने कितना स्ट्रगल किया है। उसने अकेले ही बाबा को संभाला है। जब उसको राजा की ज़रूरत थी, राजा उसे छोड़ के चला गया, ऊपर से उसने उसको वो लेटर भेजा जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। फिर बिमला के इनर थॉट्स को बताया गया है। वो सोचती है कि फैमिली में चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेंबर्स के बीच में अगर प्यार होता है तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं या फिर उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। फिर बिमला मिश्राज के साथ एक कॉन्सर्ट में जाती है, जहाँ पे वो मिश्राज फैमिली को देखती है और सोचती है कि इन लोग के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और वही चीज़ वो अपने लाइफ में भी एक्सपेक्ट करती है। फिर तारा वेडिंग के लिए निकल जाती है और बिमला उसे कहती है कि मैं राजा को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बस उसे कहना कि वो एक बार मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाए। So friends, this was the summary. Now let us discuss few important questions related to this novel. So first we'll start with the theme of the novel. So the question can come like this: discuss the central theme in Anita Desai's novel Clear Light of Day. So for an essay type of question, you need to start with an introduction where you have to write few facts about the author as well as about the novel. So the same introduction I have already discussed in the beginning of the video. You just read it and we'll directly start with the main content. And one more thing, for all the questions related to Clear Light of Day, you can write the same introduction. So the question is about the theme of the novel. So the entire novel revolves around the complexities of the फैमिली रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी थीम है वो है फैमिली रिलेशनशिप। इसके अलावा है पैसेज ऑफ टाइम, देन एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। इस पूरे नॉवेल में पहले तो फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया गया है, फैमिली के बारे में बताया गया है। उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम, 2 टाइम के बारे में बात किया है, पास्ट को दिखाया गया है प्लस प्रेजेंट को, और पर्सनल आइडेंटिटी। द नॉवेल डेल्व्स इनटू द लाइव्स ऑफ दास फैमिली एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस, फोकसिंग ऑन द डायनेमिक्स बिटवीन द 4 सिबलिंग्स। 4 सिबलिंग्स के रिलेशनशिप के बारे में फोकस किया है। और वो 4 सिबलिंग्स कौन है? राजा, तारा, भीम एंड बाबा। तो बिमला का जो निक नेम था वो क्या था? भीम। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन द नॉवेल इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ द पास्ट एंड हाउ इट शेप्स द प्रेजेंट। तो इस नॉवेल में पास्ट को दिखाया गया, पास्ट को एक्सप्लोर किया गया कि पास्ट में क्या क्या हुआ था और जिसके वजह से इनका जो प्रेजेंट था वो इन्फ्लुएंस हुआ था। The character grapples with memories and way of their personal histories, particularly related to trauma and violence associated with the partition of India. तो पार्टीशन के वक्त जो भी कुछ हुआ था, जितना वॉयलेंस था, जो ट्रॉमा था, ये लोग ने डायरेक्ट फेस नहीं किया था, पर इनको सारी चीज़ें पता थी, समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो एक तरीके से उसका भी असर था इनके ऊपर। द पास्ट लिंगर्स इन देयर लाइफ मीन्स द पास्ट रिमेन्स इन देयर लाइफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, affecting their relationship and sense of self. The novel reflects on how the memories of the past can be both burdensome and redemptive, and how individuals reconcile with their personal history. फिर इस नॉवेल का दूसरा थीम क्या है? फैमिलियल बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप। तो ये चारों सिबलिंग्स अलग हो गए थे, अलग रहने लग गए थे। राजा अपनी शादी करके अलग रहने लग गया था, तारा अलग रहने लग गई थी, फिर बिमला और बाबा एक साथ रहते थे, बिमला अकेले स्ट्रगल करती थी। तो जब राजा की बेटी की शादी का जब इनविटेशन आया
तारा उसके घर आई बिमला के, तब ये लोग जब अपनी पुरानी बातें याद करने लगे तो बहुत सारे अनसॉल्व्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सामने आए, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, जिसके वजह से इन सबके बीच में डिस्टेंस आया था। देन आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी आर ऑल्सो प्रोमिनेंट थीम्स इन क्लियर लाइट ऑफ डे। ये किसके साथ स्पेशली हुआ था? बीम के साथ, बिमला के साथ, हु स्ट्रगल विद देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो बिमला के साथ क्या हुआ था, इसमें सभी लोग ने अपने चॉइस की चीज़ें कर ली। राजा को जिससे शादी करनी थी वो कर लिया, फिर तारा को जिससे शादी करना था कर लिया, जिसको जो करियर बनाना था बना लिया। लेकिन बिमला के साथ ऐसा नहीं हुआ। फैमिली के लिए उसने अपने चूज़ किए हुए लड़के से शादी नहीं की, जिससे वो शादी करना चाहती थी उससे नहीं की, अपने बाकी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं की। Beam, who is the central protagonist, means main character, questions her choices, aspiration and the sacrifices she has made for her family. The novel delves into the search for identity, the complexities of gender role and the impact of societal expectation on individual fulfillment. Now let's see the conclusion. Clear Light of Day explore the themes of family, memory, identity and the passage of time. Through its vivid characters and their interwoven lives, the novel delves into the complexities of human relationships and profound impact of personal history on individual journey. The next question is discuss the political dimensions in Anita Desai's novel Clear Light of Day. या फिर एक और क्वेश्चन इस पर आ सकता है, discuss Clear Light of Day as a पार्टीशन नॉवल। तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, आपको वही लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस द ग्रोथ ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन आर इंटरकनेक्टेड। मतलब इंडियन इंग्लिश फिक्शन की शुरुआत और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ था। वी हैव सेवरल नॉवेल्स इन इंडियन इंग्लिश विच डील्स विद द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे जो इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैं वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड है। Desai's Clear Light of Day, although mentions late 30s and few days in 70s, is set in summer of 1947. तो ये स्टोरी कब की है? 1947 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। बट अनलाइक अदर राइटर्स डीलिंग विद दिस पीरियड, शी डज नॉट फोरग्राउंड द पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ 1947 एज द मेन थीम ऑफ हर नॉवल। तो इस नॉवेल का मेन थीम नहीं है पॉलिटिक्स या फिर पार्टीशन, इसको बस बैकग्राउंड में इन्होंने दिखाया है। So instead of focusing on the partition, instead of focusing on political elements, she highlights the Das family history. तो इनका जो मेन फोकस था वो क्या था? दास फैमिली और उनकी हिस्ट्री। तो अनीता देसाई ने पर्सनल इमोशन और नेशनल इमोशन को पैरेलली दिखाया है। एक तरफ दास फैमिली अपने सिबलिंग से अलग हो रही है, मतलब जो चारों सिबलिंग्स थे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया का पार्टीशन हो रहा है और इसीलिए इंडिया का पार्टीशन दास फैमिली के पार्टीशन को सिंबलाइज करता है। लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विच वॉज लुकिंग फॉर न्यू डायरेक्शन इन इट्स न्यू आइडेंटिटी, द दास चिल्ड्रन ऑल्सो फेस a crisis relating to their past. They have all grown up differently with different goals and interests. सबका गोल, सबका इंटरेस्ट अलग था। Beam's relation to her past particularly parallels the crisis in modern India of finding a new role for herself in relation to the past. Ironically, when Beam does realize her usefulness with her siblings, she locates herself not in the immediate history of the nation, but to past history when there was a harmony between Hindus and Muslim. तो बीम जब ये रियलाइज़ करती है कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, तो अपने सिचुएशन को वो इमीडिएट हिस्ट्री से नहीं कंपेयर करती है। तो इमीडिएट हिस्ट्री क्या था? जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी, बल्कि उसके पहले की हिस्ट्री से कंपेयर करती है जब हिंदू मुस्लिम्स बहुत अच्छे रिलेशन में थे। तो इस आंसर में बेसिकली क्या है, जो पार्टीशन का पीरियड था या फिर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो और ये जो दास फैमिली का सिचुएशन था, दोनों ही पैरेलली चल रहा था। वो चीज़ हम इस आंसर में देख रहे हैं। Desai's skill as a novelist lie in the subtle way that she weaves in national history with the personal lives of her characters. Interestingly, in Clear Light of Day, all great names of the partition period are mentioned. सारे जो पॉलिटिशियन के, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस के जो नाम थे वो इस नॉवल में मेंशन है, जैसे कि जिन्ना, नेहरू, गांधी, चर्चिल एंड माउंटबेटन. Gandhi's murder, for example, is told by Cobbler to Dr. Biswas. Again, almost all the characters refer to Hindu-Muslim problem, including minor character like Meera Masi and बकुल.
तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि इस नॉवेल में पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, इसे हम पार्टीशन नॉवेल भी कह सकते हैं। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है दास फैमिली की और नेशनल हिस्ट्री की वो मैच कर रही है। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। While Clear Light of Day primarily focuses on personal relationship and familial bonds, it subtly incorporates political elements that shed light on the historical and social context of post-colonial India. By weaving these elements into the narrative, Anita Desai provides a deeper understanding of the characters, experiences and broader political landscape of the time. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपको पूछ सकते हैं प्लॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो मैंने समरी में कंटेंट दिया है आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।